So simple as we know that formula, degree Fahrenheit is equal to 9/5 degree 20 है question number. What will be the molarity of solution which contains 58.5 gram of NaCl per 500 ml? तो मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000. तो नंबर ऑफ मोल्स आपके 1 आएंगे क्योंकि गिवन मास भी 58.5 है और मोलर मास भी 58.5. तो इन अपॉन 500 इंटू 1000 तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मोल पर लीटर. जो मोलैरिटी आएगी इसमें वो आएगी 2 मोल पर लीटर. तो क्वेश्चन नंबर 21 है, which of the following reaction is not according to the law of conservation of mass? तो कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल होता है. तो वही है, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग नहीं होगी. तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट है, which of the following terms are unitless? इसमें से यूनिटलेस हमारा कौन होता है? मोल फ्रैक्शन. मोलैरिटी की यूनिट है मोल पर लीटर, सॉरी मोलैलिटी की मोल पर किलोग्राम, मोलैरिटी की मोल पर लीटर. मोल्स की यूनिट मोल ही होती है और मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती. फिर है 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू. ऑक्सीजन गैस की बात कर रहे हैं. 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एसटीपी पे है वो इक्वल्स होती है किसके? गैस की बात कर रहे हैं तो एटम, पहले में तो मॉलिक्यूल्स में क्वांटिटी गलत है, थर्ड में एटम्स दे रखे हैं. तो ऑक्सीजन गैस में एटम्स नहीं होते, मॉलिक्यूल्स होते हैं और इसका जो वेट होता है वो 32 ग्राम होता है. तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. नेक्स्ट है, which of the following statement about a compound दोबारा is बताना incorrect? कि सेकंड होगा उसका 23rd वाले का. सेकंड 24 है, which of the following statement about a compound is incorrect? कंपाउंड के बारे में कौन सा इनकरेक्ट है? तो मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स. जो मॉलिक्यूल है कंपाउंड का उसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ये सही है. A compound can not be separated into its constituent element by physical method of separation, ये भी सही है. A compound retains the physical properties of its constituent elements. और चौथा है द रेशियो ऑफ एटम्स. तो रेशियो फिक्स होता है. तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है कंपाउंड के रिगार्डिंग वो ऑप्शन आपका गलत है. ऑप्शन नंबर 3 इज इनकरेक्ट क्योंकि कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उनका केमिकल नेचर ही चेंज हो जाता है तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज अपनी क्यों शो करेंगे. नेक्स्ट है द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन. द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन बेंजीन. बेंजीन में हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है? तो दैट इज 6/78 into 100. 7.69. ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ट्वेंटी सिक्स है करेक्ट फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटीज. वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्टेंस ओवर टाइम. In scientific notation, a number may be expressed as option 2, capital N into 10 to the power n. The total number of significant figure in Planck constant. Planck constant में significant figure आपके हैं 4, क्योंकि जब पावर में टर्म होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं. तो हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 4. 4 significant figures are present in Planck's constant. Next है, how many cubic centimeter are there in 1 meter cube? 1 meter cube का मतलब है 1 meter into 1 meter into 1 meter. तो how many centimeter? तो 1 meter में 100 होते हैं. तो 100 centimeter into 100 centimeter into 100 centimeter.
that is 10 to the power 6 centimeter cube. Convert 41 picometer into meter. Option number 3 is correct. 4.1 into 10 raised to the power minus 11. 4.1 into 10 raised to the power minus 11. As it is picometer की वैल्यू नहीं रख दी गई है, पॉइंट को डिफरेंशिएट कर दिया गया थोड़ा सा. नेक्स्ट है द करेक्ट रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. N2 plus 3H2 gives us 2NH3. So that is 1:3:2. Option number 4 is correct. Next, what physical quantity is represented by unit kilogram meter per second square? बताइए किसकी यूनिट है ये? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी यूनिट है? मैम एक्सेलरेशन. नो किलोग्राम. एक्सेलरेशन की तो हो ही नहीं सकती. हाँ, मैम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. फोर्स. क्या टिक लगा रखा है? फोर्स कहाँ से हो जाएगा फिर एक्सेलरेशन या फोर्स? कौन सा ऑप्शन टिक किया है इसका? भूमि बना दो. केजी मास पर सेकंड स्क्वायर. क्या? कौन सा ऑप्शन टिक लगाया? भूमि एनर्जी 32 का. मैम फोर्स 32 का कौन सा लगाया? वही तो पूछ रही हूँ. 32 क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन टिक किया है? जितने प्रेजेंट है बोलो. मैम फर्स्ट ऑप्शन. दैट इज फोर्स. अंश आपने कौन सा लगाया? एनर्जी. अभी कोई बोलेगा वर्क, फोर्स, एनर्जी, वर्क, तो अगर ऐसे क्वेश्चन ज्यादा दे दिए जाते तो तुम इसी में उलझ के रह जाते हैं. अब यहाँ पे अगर हम डिफाइन की बात करें तो एक्सेलरेशन की डिफाइन क्या होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट तो चलो आपको क्लियर है कि दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी आएगा नहीं, दैट इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया होता है. तो एरिया यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो नहीं सकता. तो ये जो यूनिट आपकी दे रखी है, ये यूनिट आपकी फोर्स है. फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की यूनिट आपको पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, तो उसमें सिर्फ मास का मल्टीप्लाई कर रखा है. तो ये जो यूनिट आपको दे रखी थी, ये दे रखी थी फोर्स की. तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. मार्क साइड में से देखते जाना, कैलकुलेट करते रहो. मैं पूछूंगी अभी लास्ट में कितने आ रहे हैं. हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 days? 170 to 800. सेकंड ऑप्शन 72800. हाँ, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. मार्क्स अपने कैलकुलेट करते रहिए. Chlorine has 2 isotopes, Cl35 and Cl37, and the percentage abundance is 75 and 25% respectively. What will be the average mass of chlorine? That is option number 3, 35.5. Next आपका है the relation between empirical formula and molecular formula is. So empirical formula is equal to molecular and into molecular formula. Option number 1 correct है. How many moles of methane are required to produce 22 gram of CO2 after combustion? मीथेन से CO2, तो मीथेन और CO2 में रिलेशन है 1 मोल की. लेकिन CO2 का वेट दे रखा है 22 ग्राम.
तो 22 ग्राम CO2 में CO2 के मोल हैं 0.5। तो अगर 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, हाँ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल्स टू n इनटू फॉर्मूला। मैम फोर्थ अच्छा ऑप्शन होगा ना? फॉर्मूला सही है। हाँ 35 का फोर्थ सही है, सॉरी। 36 में आपका आ गया दैट इज 0.5 मोल, क्योंकि 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स हैं? 0.5 मोल्स हैं। तो 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड को 0.5 मोल ही मीथेन चाहिए, क्योंकि उनके रिलेशन में 1 मोल की रिलेशन है। नेक्स्ट है इन अ रिएक्शन A plus B2, identify the limiting reagent. Following reagent लिख दिया। If any, मैम एक्सक्यूज मी, हाँ यस भूमि, मॉलिक्यूलर जो इससे ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका ये भी दिखता है मॉलिक्यूलर मास इनटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला, क्योंकि मैम जो नंबर होता है वो सभी बोलते हैं तभी तो मॉलिक्यूलर मास बनता है। बेटा n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला ही तो आएगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, एक ही तो ऑप्शन सही है। या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, तो मास तो दिया ही नहीं है ना किसी में भी। एक ही तो ऑप्शन करेक्ट है उसमें, फोर्थ वाला। हम पहले n कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फॉर्मूला मास से, फिर हम उस n की एम्पेरिकल फॉर्मूला में मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिलता है। गॉट इट भूमि? Option number 37. In the reaction A plus B2 gives us AB2. Identify the following reasons. क्या भूमि आपकी वॉइस क्रैक कर रही है? मैसेज सेंड करो उस पे, जूम पे। वॉइस बहुत ज्यादा क्रैक हो रही है। मैं दूसरी आईडी से वेट अ मिनट, मेरी आवाज नहीं आ रही मेरी? अब आ रही है आवाज? थोड़ी बहुत आ रही है। वेट अ मिनट, मैं उसमें लगा लेती हूँ फोन। अब आ रही है? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. अब बोलूंगी तब तो आएगी ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37 है। इन अ रिएक्शन A plus B2 gives us AB2. Identify the following reasons, if any, in the given reaction mixture. अब आवाज आ रही है?
तो अगर हम इसे एग्जामिन करेंगे, ए जो है, ए 100 मोल्स ऑफ ए प्रेजेंट है और 100 मोल्स ऑफ बी प्रेजेंट है. So which one is the limiting reagent? A is the limiting reagent, B is limiting reagent, no limiting reagent, or cannot be? Ma'am, third option. The limiting reagent. क्योंकि 100 मोल्स है और दोनों में रिलेशन 1-1 ही है. 1 ऑफ ए 1 मोल ऑफ. नेक्स्ट है. हाँ तो बिल्कुल नहीं. The empirical formula and molecular mass of a compound are CH2O and 180 gram respectively. What will be the molecular formula of the compound? तो CH2O दे रखा है इन्होंने. CH2O का मास कैलकुलेट कर लेंगे. एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 180 है. तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आपका आ रहा है 12 + 2 + 16. तो उससे आप डिवाइड करेंगे 180 को 180 अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, तो आपका n आ जाएगा. फिर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट होगा. और इस केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 3, दैट इज C6H12O6. C6H12O6. नेक्स्ट आपका है मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में इथेनॉइक एसिड जो है उसकी आपको क्या कैलकुलेट करनी है? मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स बाय गिवन मास अपॉन मोलर मास. तो CH3COOH का मोलर मास आपने कैलकुलेट किया. कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम दे रखा है, तो इनटू क्या हो जाएगा? 1000 हो जाएगा. तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद आप फॉर्मूला में जब पुट करेंगे 55 मोल केजी. क्या? सी और थर्ड ऑप्शन. वेट अ मिनट, ऐसे वर्ड्स मुझे क्लियर नहीं आ पाती है. That is 0.556. ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. आपका आंसर 0.55555 आ जाएगा. तो 0.556 थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 40 है. द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.018 ग्राम इज. वाटर मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, किसमें प्रेजेंट हो? 0.018 ग्राम में. तो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए. 0.018 ग्राम में वाटर के नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे? तो गिवन मास आपका है 0.018, इसे डिवाइडेड बाय 18 कर देंगे आप, तो 0.001 आ गया. फिर 0.001 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट बनेगा इस केस में. कि जो एवोगैड्रो नंबर है उसको 1000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 0.001 आपका 1/1000 ही होता है. नेक्स्ट है द गिवन फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट. अब इसमें ये शो नहीं कर रहा है, यहाँ पे अपॉन में फॉर्मूला था, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट था. तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट ही हम मोलैलिटी करते हैं, तो इसका आंसर है मोलैलिटी. क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट. नेक्स्ट है a solution is prepared by dissolving 2 gram of substance A in 18 gram
ऑफ वाटर, और वाटर में डिसॉल्व कर रखे हैं और पूछा है कि सॉल्यूट की मास परसेंटेज क्या होगी, दैट इज 2 अपॉन सॉल्यूशन का मास हो जाएगा 20, दैट इज 2 अपॉन 20 multiply by 100, that is 10%. 43, the mass percentage of sulfur in Na2SO4. Which option? That is 22.53. Option number 1 is correct. Next, how many significant figures should be present in the answer of the following calculation? तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 2.01 डिवाइड में था, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 2, तो आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसके आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. फिर है क्वेश्चन नंबर 45, कन्वर्ट 0.91 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम इंटू किलोग्राम, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आएगा इस ऑप्शन में. 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, क्योंकि 10⁻³ से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर पॉइंट को लेफ्ट में लेके आए, राइट में लेके आएंगे, फिर एक -1 और लगेगा. 9.1 इंटू 10⁻31, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट. व्हाट इज द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर? सिल्वर के एक एटम का मास बताना है, तो 108 सिल्वर के 108 ग्राम में नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एवोगैड्रो, तो 1 एटम का मास हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 6.022, that is 1.79 into 10⁻⁻22. Option number 3 is correct. 1.793 into 10⁻⁻22. फिर which of the following statement about the electron is incorrect? इलेक्ट्रॉन के बारे में इनकरेक्ट क्या है? निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, ट्रू है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये फॉल्स. न्यूट्रॉन का और इलेक्ट्रॉन, The mass of electron is equal to the mass of neutron. हाँ, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज द ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन जो पूछा गया है उसके बारे में ऑप्शन नंबर 2 है 47 का आंसर. द सबएटॉमिक पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय चैडविक. चैडविक ने क्या डिस्कवर किया था? चैडविक ने डिस्कवर किया था न्यूट्रॉन. फिर आ गया हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन, ये था 12 Mg24, तो 12 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. फिर द फिनोमेना ऑफ स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ एक्टिव रेडिएशन बाय सर्टेन एलिमेंट is called radioactivity. Option number 1 is correct. The value of c, speed of light की वैल्यू होती है ऑप्शन नंबर 4, 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड. फिर है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द रे occurs just next to X-ray. In increasing wavelength is UV, ultraviolet. In formula, nu is equal to c lambda. Nu stands for frequency. Option number 1 is correct. The value of Planck's constant is 6.626 into 10⁻⁻34 joule second. Option number 1 is correct. What is the energy of photon of radiation whose frequency is? Nu दे रखा है 5 into 10⁻, कितने हर्ट्ज? 14 हर्ट्ज, और आपको कैलकुलेट करना है ई, तो ई इज इक्वल टू होता है एच न्यू. तो सिंपल एज आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एच से. तो दैट इज 3.313 इंटू 10⁻⁻19 जूल. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है 55 क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट है द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ CGMS. वेवलेंथ गिवन है, फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो न्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. सी क्या है? 3 से डिवाइड करना है 460 नैनोमीटर को, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है इस केस में. 6.52
into 10 raised to the power 14. फिर the distance between two adjacent crest and trough is called. इसे कहते हैं हम wavelength. The given diagram belongs to, किसका डायग्राम है ये? थॉमसन मॉडल का. ऑप्शन नंबर 3. Which of the following are example of isoelectronic species? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है इस केस में. O2 निगेटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, F निगेटिव में भी 10 है और Na पॉजिटिव में भी 10 इलेक्ट्रॉन है. क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है? ऑक्सीजन होता है आपका 8. एटॉमिक नंबर 8 हो गया, कॉन्फ़िगरेशन 2 6 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लिए 2 10 2 8 हो गया, दैट इज 10. F होता है 9, F निगेटिव होगा 2, F होता है 9 2 7, F निगेटिव होगा 2 8 और Na होता है 2 8 1, Na पॉजिटिव होगा 2 8. तो तीनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. फिर है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. 18 17 18, क्योंकि Cl निगेटिव दे रखा है, तो Cl निगेटिव में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा प्रोटॉन से. और एटॉमिक नंबर आपको Cl का पता ही है 17, इसलिए नहीं दे रखा. तो 17 प्रोटॉन होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन होंगे और 18 ही क्या होंगे? न्यूट्रॉन्स होंगे. तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट. तो बताते हैं, जस्ट वन बाय वन अनम्यूट योरसेल्फ एंड अकॉर्डिंग टू यू हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट. आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं आप वो बता सकते हैं. आरुषि, अनम्यूट योरसेल्फ. अंश, अनम्यूट योरसेल्फ. भूमि, ये तो अनम्यूट ही नहीं हो रहे. म्यूट और अलाउ पार्टिसिपेंट. चलिए मैसेज में ही बता दीजिए. अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ आपके कितने मार्क्स कैलकुलेट हो रहे हैं वो आप मुझे मैसेज में बता दीजिए. Everyone have to leave message. युवराज, स्नेहा, सार्थक, सचिन, जतन सलोनी, अंश, आरुषि, just drop a message कि according to you how many marks you got. इतना डिफिकल्ट तो क्या कहते हैं एग्जाम पेपर ही नहीं था. इतना डिफिकल्ट आप समझ के उसे सॉल्व करते हैं तो उतना वो डिफिकल्ट था नहीं. हाँ, ऑब्जेक्टिव में थोड़ी कंफ्यूजन हमें होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में, क्योंकि प्रॉब्लम्स होती हैं कि ऑप्शंस एक जैसे हैं और जल्दी जल्दी में कोई भी टिक हो जाता है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है. अब जो आपके एग्जाम्स रह गए हैं, 2 एग्जाम्स आपने दे दिए हैं, जो भी मिस्टेक्स उसमें हुई हो, जो भी मिस्टेक्स आपकी उसमें हुई हैं, उन मिस्टेक्स से आप सीखो और उसे नेक्स्ट एग्जाम में फॉलो मत करो. सो दैट इज अ लेसन फॉर टुडे. ये आपका जो नेक्स्ट एग्जाम है जो भी है व्हाटएवर, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स का हो गया, बायोलॉजी का हो गया, तो ऑप्शंस तो सब में वही रहेंगे कि आपको लगेगा कि सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है, लेकिन एक ही ऑप्शन करेक्ट है उसमें से. तो यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन ओनली. और टाइम का टेंशन मत लिया करो, टाइम सफिशिएंट होता है. इवन कि हम न्यूमेरिकल थी कि आपको थोड़ा फॉर्मूला सोचना पड़ता है. इवन कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल को, तो अभी भी मैंने सॉल्व करके ही आंसर बता रखे हैं कि मैंने ऑप्शन लर्न तो नहीं किए. तो सॉल्व कर रहे हैं आप, तो फॉर्मूला अगर आपका क्लियर है तो एट अ टाइम आपका आंसर कैलकुलेट हो जाता है. तो उसमें पैनिक होने की नीड नहीं है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो आपके ऐसे थे जो पढ़ते ही सॉल्व हो जा रहे थे.
हाँ तो लेट्स ओवर द सेशन नाउ. आपकी नेक्स्ट क्लास है, तो join your next session. For then, goodbye. Take care. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Pragya, that day you have taken leave. Yes, ma'am. Sachin थे उस दिन, जतिन सलोनी थी, then Anupreet थी. Okay, so we'll start with. Fine. क्या करना था हमें आज सचिन? सचिन आज रिवीजन किसकी करनी थी हमें? ब्रेक ले लिया? Okay, 1 minute I'm giving you since the next class has been joined connected. ठीक है? 2 मिनट के बाद में आप वापस आएंगे स्क्रीन पे. Let the screen open. स्क्रीन क्लोज नहीं करेंगे. ठीक है? Take a break. Have a go and drink water. उसके बाद आने के बाद में वीडियो ऑन करेंगे. सचिन, जतिन सलोनी. Okay, come back everyone. Switch on your videos. Fine. Sachin, you also.
Okay, that day we have for Pragya I'm telling, that day we have started with the kingdom plante and we have completed till the bryophytes. ठीक है, pteridophytes से आज हमें करना है start. Pteridophytes, can anyone tell me the features of? Okay, उससे पहले, since you have given 2 exams, so is it clear to you कि how the exams will be conducted? Yes, ma'am. तो आपको कोई डाउट नहीं है? मैम बस मेरे वो जो सब्जेक्टिव एग्जाम्स है वो सबमिट करने में प्रॉब्लम आ रही थी. अच्छा, तो सबमिट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मतलब एक मैम साथ वो में ईडियो नेक्स्ट पे जा नहीं रहा था, एरर रिकॉर्ड दिखा रहा था बार बार. तो आपने एक साथ में सब सेंड किया होगा? मैम नहीं, पीडीएफ बना के. हाँ, पीडीएफ, सिंगल पीडीएफ आप सेंड करो. सिंगल पेज की अच्छा. पीडीएफ जो है वो आप क्या कर रहे हो, आप कंप्लीट क्लिक कर रहे हो फोटोग्राफ और उनकी फिर पीडीएफ बना रहे हो. ठीक है, तो Yes, वो ma'am. अगर हाँ फाइल अगर हैवी हो जाती है तो इट विल नॉट टेक. सो मेक अ सिंगल पेज पीडीएफ और अपलोड करना है फिर. ठीक है, और since objective you are getting 60 minutes and there are 80 objectives, है ना? तो आपको अपनी मैम 60 ऑब्जेक्टिव है. 60 ऑब्जेक्टिव है, 60 मिनट्स है, बट कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो आपको पढ़ के करने पड़ेंगे, है ना? Yes, ma'am. तो फिर हाँ 60 ऑब्जेक्टिव्स हैं, राइट. ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं थोड़ा सा आपको सोच समझ के करने पड़ेंगे. बायो में आपको रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट. अभी जैसे मैम आपको बता रही थी, आई वाज कनेक्टेड टू द क्लास, हो सकता है एक या दो ऑप्शन जो है आपको सिमिलर लगे. ठीक है, तो इन दैट कंडीशन जो सबसे ज्यादा सुटेबल होगा उसे आपको टिक करना है. फाइन, ठीक है. सबसे ज्यादा सुटेबल इन द सेंस वो 2 ऑप्शन इसीलिए दिए हैं बिकॉज टू कंफ्यूज यू. वैसे बहुत ज्यादा नहीं है बायो में ऐसे, बट एक दो यू कैन फाइंड आउट. ठीक है, एंड रीड थॉरोली. जब आपको पता है कि 60 एमसीक्यूज बनाने हैं हमें एंड फ्रॉम 4 चैप्टर्स. ओके, तो इसका मतलब ये है कि ऑल द एमसीक्यूज विल बी फ्रॉम द बुक इनसाइड. ठीक है, हो सकता है यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर दिस रेफरेंस बुक्स ऑल्सो. फाइन, सो आज हम मूव करेंगे टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स. उसके बाद में द क्राइटेरिया ऑन विच द एनिमल्स आर क्लासिफाइड, ऑन द बेसिस ऑफ विच द एनिमल्स आर क्लासिफाइड. आई होप वी आर हैविंग एग्जाम ऑन मंडे. Yes, ma'am. है ना? तो ये आज हमारी लास्ट डिस्कशन वाली क्लास होगी. नहीं, सैटरडे भी है, सैटरडे भी एक और क्लास होगी. ठीक है, सो आज हम कुछ पोर्शन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट टाइम हम कुछ पोर्शन कंप्लीट करेंगे. एंड दैट डे आई टोल्ड यू इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क द डाउट्स. ठीक है, इंस्टेड ऑफ मैं बार बार बोलूं, इससे अच्छा आपके जो डाउट्स होंगे आप पूछो तो उसको सॉल्व करेंगे. जतिन सलोनी, डू यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द प्रीवियस टॉपिक्स? प्रीवियस जो हमने डिस्कस किया उनसे रिलेटेड कोई डाउट है आपके? सचिन? नो या है? नो मैम. ओके, सचिन यस मैम. डाउट है कुछ? नो वीडियो क्यों नहीं ऑन है? मैम, अभी लाइट गई हुई है तो वाईफाई नहीं है. अच्छा, प्रज्ञा, डू यू हैव एनी डाउट? मैम अभी तो नहीं है. मतलब आपने पहले कुछ चैप्टर्स पढ़े, आप 3rd चैप्टर से ज्वाइन हुई हो, किंगडम प्लांटे मैम से मैं ज्वाइन हुई? नो मैम, किंगडम एनिमेलिया से ज्वाइन हुई हूँ. ओके, सो पिछले 3 चैप्टर्स जो हुए हैं उनको आपने पढ़ा एक बार भी? यस मैम, जो आपने वीडियो डाली हुई है ना उससे देखा था, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर. ओके, सो 3rd चैप्टर का आज वीडियो डाल दूंगी मैं, तो वो भी चैप्टर देख लेना एंड किंगडम एनिमेलिया आल्सो प्रिपेयर बाय दैट. ठीक है, so Okay, ma'am. okay, fine, we'll start with the pteridophytes. Pteridophytes, they are the first terrestrial plants which are having the perfect vascular bundle. So बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है MCQs में, which the king division of plant kingdom which is terrestrial and having the vascular system. ठीक है, vascular system जहां भी कहीं नाम आता है plant से related, तो that it means the xylem and phloem. So these are the first plant on the land, growing on the land,
and which are having xylem and phloem present in them. Okay, they are also growing in the cool, damp, shady places. Damp मतलब थोड़ा सा जहाँ पे moisture content ज्यादा होता है present. ठीक है, thereafter they are having the diploid phase which is dominant. Diploid means the sporophytic phase is dominant. Okay, अब sporophytic phase अगर dominant है इसका मतलब ये है कि they most of the time they their lifespan it goes with the sporophytic phase. For small period they produces the spores or the gametes. Okay, gametes fertilize होते हैं, उसके बाद में zygote form होता है और zygote से फिर से एक new plant develop होता है, germinate होता है, right? So it is the dominant phase in this life cycle is the main plant body and which is diploid, right? I hope समझ में आ गया. आगे बढ़े. Yes, ma'am. ओके, सो आगे इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, इनके एग्जांपल्स लर्न करने हैं. ठीक है, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है इसमें कि दे प्रोड्यूसेस द प्रोथैलस. प्रोथैलस किससे बनता है? स्पोर्स जब जर्मिनेट होते हैं जाइगोट फॉर्म होता है. ठीक है, जाइगोट फॉर्म होता है. जाइगोट जब जर्मिनेट होता है तो जाइगोट को यहाँ पे कंसीडर किया है फर्टिलाइज्ड स्पोर. ठीक है, व्हेन इट जर्मिनेट्स it produces the haploid एक मिनट, the prothallus is the gametophyte. ठीक है, prothallus means having the thallus like structure which is haploid in nature. Okay, it also grow in the damp places which again produces the spores. These spores they develop into multicellular bodies. Okay, and which are having the jacketed antheridium and the archegonium. Antheridium it is the male gametophyte and the archegonium it is the female gametophyte. When they fertilize and they produces the zygote, and again from the zygote the multicellular body it is produced. Okay, so यहाँ पे जो है, यहाँ पे दो तरीके से लाइफ साइकिल डिवाइड हुई है. एक तो स्पोरोफाइट और दूसरी गैमेटोफाइट. स्पोरोफाइट मैक्सिमम टाइम दे स्पेंड देयर लाइफ into the sporophytic मतलब diploid stage में है. They produces the spores. These spores they germinate. Okay, and from them the antheridium and archegonium, from there the zygotes are the gametes are produced, and when they fertilize develop into a multicellular organism. ठीक है, और इसके अलावा टेरिडोफाइट्स जो हैं इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी मैटर करता है. ठीक है, दे आर ऑल्सो हैविंग सर्टेन, जैसे कल हमने पढ़ा था हाइड्रोकोलाइट्स टाइप स्ट्रक्चर उनका ये होता है. एक और इम्पोर्टेंट चीज है, दे प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स. अलग 2 डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स मींस दे आर हेट्रोस्पोरस. तो हेट्रोस्पोरस जो है ये एक पिक्यूलैरिटी है ऑफ टेरिडोफाइट्स. ओके, इसके अलावा क्लास जो है ज्यादा डिस्क्रिप्शन हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यू कैन लर्न दैट क्लासेस फ्रॉम दिस बुक, क्या रेफरेंस बुक. ठीक है, then we'll move towards the gymnosperms. So gymnosperms they comes under the phanerogams. ठीक है, cryptogams and phanerogams, इससे related भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. what are cryptogams, what are phanerogams, और ऑप्शन दिए होंगे, you have to find that. ठीक है, so gymnosperms they come under phanerogams. That means they produces the seeds. Fine. Okay, now these seeds they are naked and hence they are called as gymnosperms. Gymnos means naked and sperma means the seeds. Fine. अब इससे related, क्योंकि अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा था, so that is the vascular plant. This is also the vascular plant. Okay, but they produces, instead of producing the flowers, they produces the cones in which the male and female gametes they are produced. Okay, they can be homothalous, they can be heterothallic. Homothallic means male and female gametes are produced in the same plant, but the cones are different. Okay, and heterothallic means the 2 different plants are there. One is male, one produces the male gametes and other produces the female gametes. Okay, so यहाँ पे जो important concept जो develop होता है that is pollination. यहाँ पे pollination होना बहुत जरूरी है. Pollination can be done with the wind or okay, so that is important.
दे प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, जैसे हमने पिछले इसमें भी पढ़ा कि टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स, मतलब यहाँ पे जो मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट, अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन होना शुरू हो गया है. लाइक टेरिडोफाइट्स में मेल हेट्रोगैमेट्स हमने पढ़ा, होमोगैमेट्स हमने पढ़ा. हेट्रो, ठीक है, हेट्रोस्पोर्स, होमोस्पोर्स. होमोस्पोर्स व्हाट इंडिकेट्स दैट कि दे आर लिंक्ड विद द प्रिमिटिव वन, लाइक ब्रायोफाइट्स थैलोफाइट्स से लिंक कर रहे हैं. और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हेट्रोस्पोर्स, तो हेट्रोस्पोर्स मींस समवेयर दे आर हैविंग द कॉम्प्लेक्सिटी towards the angiosperms. Okay, gymnosperms, angiosperms. तो इनमें जो है, इनमें जो spores form होते हैं, they are heterosporous. Okay, heterosporous, one it produced from the male cone, other is produced from the female cone. The fertilization it takes place, fertilization takes place, उसके बाद में zygote form होता है. Zygote formation के बाद में the seed is formed, and the seeds when it germinates it produces the new plant. Then it comes the आर्चिगोनिया. आर्चिगोनिया में पढ़ना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आर्चिगोनिया का बेसिक चीजें पढ़ना. दे आर मल्टीसेल्युलर, दे आर फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, इससे पहले जो जिम्नोस्पर्म्स हमने पढ़े, आर दे फ्लावरिंग प्लांट? No, ma'am. They are not flowering plant. Okay, so this They is the produce big seed. हाँ, but seeds are naked. Okay, and seeds Naked, are yes. produced inside the cones, so they are not producing the flowers. Who? Gymnosperms. But Gymno. here the prominent structure is developed, or we can say modified stem structure is developed, inside which the spores, inside which the male and female gametes are produced. They fertilizes. Okay, as a result of pollination. Pollination can be done by various sources. Fine. They can be homothallic, they can be heterothallic. ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये आप लोगों को समझाया होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक. कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक? क्योंकि क्लास 10th में ये पढ़ा है आपने. आई एम आस्किंग यू क्वेश्चंस ओनली व्हिच यू हैव स्टडीड इन क्लास 10. होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक. क्या कहेंगे? अगर सचिन, आर यू लिस्निंग टू मी? सचिन, एम आई ऑडिबल टू यू? जतिन सलोनी, आप सबको सोचने के लिए 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं. ठीक है, होमोथैलिक एंड हेट्रोथैलिक, इनके एग्जांपल्स क्या आप मुझे दे सकते हैं? अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया है होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक, तो इट क्योंकि एमसीक्यूज जो होते हैं ना, एमसीक्यूज इसी तरह के ट्रिकी होते हैं. बेटा, when I say it is homothallic, it means that, बताओ इसका मैम मतलब. कि जो सेक्सेस हैं वो एक ही में प्रेजेंट हैं. ठीक है, अगर सेक्सेस एक ही में प्रेजेंट है तो उन फ्लावर्स को हम क्या कहते हैं? क्या हम उन्हें बाइसेक्सुअल कह सकते हैं? क्या हम उन्हें बाइसेक्सुअल कह सकते हैं? यस मैम. है ना? बट समटाइम्स इन द प्लांट्स दे आर प्रोड्यूसिंग. से हिबिस्कस का एग्जांपल है. हिबिस्कस में क्या, व्हाट, व्हिच टाइप ऑफ प्लांट यू कैन से हिबिस्कस? होमोथैलिक और Bisexual. हेट्रोथैलिक? नहीं, होमोथैलिक या हेट्रोथैलिक? होमोथैलिक. फिर क्यों नहीं आया एग्जांपल दिमाग में? सर, है ना? तो इसीलिए मैं कह रही हूँ आंसर्स आर विद यू, बट सिर्फ यू हैव टू अप्लाई दैट. ठीक है, सो सचिन, एम आई ऑडिबल टू यू? सचिन, एम आई ऑडिबल टू यू? सचिन नहीं सुन रहा है. चलो ठीक है, सो होमोथैलिक समझ में आया. अब हेट्रोथैलिक का कोई एग्जांपल आप मुझे बताएंगे? क्लास 10th में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का एक बहुत बार पूछा गया है आप लोगों को.
ठीक है, मैं बता देती हूँ. वाटरमेलन है, देन पपाया है, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल प्लांट. ठीक है, so they are, the male and female plants are different, they are producing the gametes, okay, and they are, and through the pollination the gametes are transferred. Fine. Okay, अब इसमें important जो concept है इससे related double fertilization. ठीक है, 7 cell 8 nucleated stage of embryo sac. कुछ याद आया? सचिन, जतिन, सलोनी, कुछ याद आया? डबल फर्टिलाइजेशन, सचिन Yes, याद है ma'am. कुछ? एम्ब्रियो सैक. Yes, ma'am. फाइन. ठीक है, तो यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहा गया है, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है. ठीक है, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज कहाँ पे फॉर्म होती है? व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक. ठीक है, इसके बाद में फर्टिलाइजेशन को हमने डबल फर्टिलाइजेशन ही क्यों कहा, और ट्रिपल फ्यूजन के बाद में क्या डेवलप होता है. ओके, so this is very very important related to angiosperms. ठीक है, then we come to alternation of generation. Alternation of generation, it is like sporophytic phase और gametophytic phase. कौन सा dominant phase है? ओके, अगर मैं कहती हूँ it is haplontic life cycle, so can you give me the example and can you explain why it is called as haplontic life cycle? Is any one of you? When we say haplontic life cycle, so what it means? Yes, जतिन, सलोनी, बताओ. आप लोग तो थे. सचिन, मैम कि 2 different type of sexes हैं. no. Life cycle, बेटा, we are talking about life cycle. Sporophytic or gametophytic phase. Sporophytic phase is the diploid phase and gametophytic phase is the haploid phase. Okay, why we call the cycle or alternation of generation as a haplontic life cycle? Because सचिन, आप बताओगे? सचिन, जतिन, सलोनी, प्रज्ञा 2 मिनट रुकना, मैं बताऊंगी फिर. जतिन, सलोनी, कैन यू एक्सप्लेन? अनम्यूट करो सचिन पहले. सचिन, हाँ बोलो. एग्जाम्पल बताओ किसमें होता है? बेटा टाइम बहुत वेस्ट करते हो आप लोग, जल्दी जल्दी बताते ही नहीं हो. क्या मैंने नहीं बताया? जतिन, सलोनी, इतना बताओ, मैंने नहीं एक्सप्लेन किया? सचिन, मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था? चलो ठीक है, मुझे को बताना है. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दैट. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ठीक है, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफ साइकिल, सो इन देयर लाइफ साइकिल दे आर divided into two phases: sporophytic phase and gametophytic phase. Sporophytic phase is the diploid phase and gametophytic phase is the haploid phase. ठीक है, this alternation of generation we are talking related to the sexual reproduction. Okay, fine. So the lower algae जो होती है या फिर थैलोफाइटा जो है, जिसमें सारे algae आते हैं, इनमें जो मैक्सिमम इनकी लाइफ स्पैन होती है, ओके, तो दे आर इन द हैप्लॉइड फेज, मींस दे आर हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. ओके, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू कंपैटिबल सेल्स और टू कंपैटिबल फिलामेंट्स, ओके, दे कम टुगेदर, राइट. क्योंकि ये हैप्लॉइड है तो इन्हें मियोसिस करने की जरूरत नहीं है, ये खुद हैप्लॉइड है, ये फ्यूज होते हैं. 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होते हैं वो फ्यूज होते हैं. द जाइगोट इज फॉर्म, ओके, एंड आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन इमीडिएटली दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, जिससे फिर से हैप्लॉइड स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये हैप्लॉइड स्पोर्स फिर जर्मिनेट होते हैं टू प्रोड्यूस अ न्यू एल्गी. से फॉर एग्जांपल क्लमाइडोमोनास जो है, द क्लमाइडोमोनास दे आर हैप्लॉइड स्पोर्स और दे आर हैप्लॉइड एल्गी. ठीक है, दे फर्टिलाइजेस
इनमें भी आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ओगैमी हमने ये देखा है पहले, ठीक है। टू सिमिलर टाइप ऑफ स्पोर्स, दे कम टुगेदर, ओके। व्हेन दे कम टुगेदर, दे सिंस दे आर हैप्लॉइड, व्हेन दे कम टुगेदर जाइगोट फॉर्म होता है। जाइगोट से इमीडिएटली दे अंडरगो मियोसिस, फिर से इनमें हैप्लॉइड स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये जब जर्मिनेट होते हैं तो दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग अ फिलामेंटस फॉर्म, कॉलोनियल फॉर्म, या फिर दे आर यूनिसेलुलर लाइक क्लेमाइडोमोनास। कुछ समझ में आया? क्योंकि इनकी लाइफ जो है, पूरी लाइफ जो है हैप्लॉइड फेज में बीतती है, हैप्लॉइड फेज में बीतती है, इसीलिए हम इसे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं, राइट। डिप्लॉइड कब हुए ये? when the two gametes they come together, okay, दे फर्टिलाइज, तब वो लोग हो जाते हैं। हाँ, तो गैमेट्स यहाँ पे फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, यहाँ पे गैमेट्स कहाँ पे फॉर्म हुआ? when the two chlamydomonas they come together which are producing the similar type of gametes, मतलब ये जो माइटोसिस की वजह से अपने गैमेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, और when these gametes they come together, okay, so two gametes when they come together they fertilizes and they again undergo the meiosis to produce the haploid spores. So maximum इनकी life जो है that comes into the haploid or it is spent in the haploid phase and hence it is called as haplontic life cycle, ठीक है। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। ब्रायोफाइट्स में जो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में half of their life it is spent in the diploid phase, half of the life it is spent in the haploid phase. Say for example bryophytes जिन्हें हम amphibians of plant kingdom कहते हैं, ठीक है। ये thylus like structure जो है आपकी बुक में भी जो दिया हुआ है, that structure, मार्केंशिया का जो स्ट्रक्चर दिया है, that structure is haploid. इस haploid स्ट्रक्चर के ऊपर फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होती है विच वी कॉल इट एज एंथ्रीडियम, आइदर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, राइट, ठीक है। एंथ्रीडियम से जो है वो गैमेट्स रिलीज होते हैं, मेल गैमेट्स रिलीज होते हैं, क्योंकि वो हैप्लॉइड बॉडी है, तो थ्रू माइटोसिस ओनली दे प्रोड्यूसेस द गैमेट्स, दीज गैमेट्स दे आर लिबरेटेड, ओके, दे मूव टू द आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, एंड देन द न्यू स्पोरोफाइट इज फॉर्म्ड। Again, try and understand my words. A new sporophyte is formed. ये sporophyte जो है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, फुट, सीटा और कैप्सूल। ये हमने डिस्कस किया था क्लास में, ठीक है। सो हैप्लॉइड जिसकी हम बात करते हैं, जिसका जो स्ट्रक्चर आपकी बुक में दिया हुआ है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर ब्रायोफाइट का जो मार्केंशिया, वो स्ट्रक्चर जो है दैट इज हैप्लॉइड which produces antheridium and archegonium, which is again the haploid structure. They produces the gametes, gametes comes into the water, these gametes they move to the archegonia, archegonia में जाकर one chat I got, maybe the network issue is there, my voice is not audible to them, fine. So आपको सुनाई दे रहा है प्रज्ञा, सचिन? यस Am I मैम। clear? Okay. So यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, we are seeing here haplodiplontic life cycle. So that means half of the life they are spending in the haploid phase, half of the life they are spending in diploid phase. ठीक है? So पहला जो स्ट्रक्चर हमने देखा that is haploid, जिसके ऊपर एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम डेवलप होते हैं. They are produced on the different plant bodies. ठीक है? So ये जो है ये haploid structures हैं. Haploid gametes फॉर्म होते हैं. Gametes मूव होते हैं थ्रू वाटर करंट, क्योंकि इन्हें हमने एम्फीबियन कहा है ऑफ प्लांट किंगडम. देन फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द आर्चिगोनिया, ठीक है, जहाँ पे ओव्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहाँ पे एग स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हम कहेंगे. उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जाइगोट फॉर्म होता है, और जाइगोट जो है दैट इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर. ठीक है, जाइगोट जब जर्मिनेट होता है, जर्मिनेट कहेंगे या फिर हम कहेंगे उसमें मल्टीप्लिकेशन जब स्टार्ट होता है, तो वहां से एक स्पोरोफाइट डेवलप होता है. ये स्पोरोफाइट जो है
गैमेटोफाइट के साथ में अटैच होता है, ठीक है। और ये जब ग्रो होता है तो इसके 3 पार्ट होते हैं। फुट जिससे वो पेरेंट प्लांट के साथ में कनेक्टेड होता है। यहाँ पे पेरेंट प्लांट जो है वो हैप्लॉइड है। फुट, ठीक है। सीटा इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, एंड उसके ऊपर एक कैप्सूल डेवलप होती है। कैप्सूल जो है, दैट कैप्सूल इज अ स्ट्रक्चर इन विच द स्पोर्स विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये जो कैप्सूल स्ट्रक्चर है, इसके अंदर मियोसिस होता है, मतलब हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड स्पोर, जब ये कैप्सूल बर्स्ट होता है, हैप्लॉइड स्पोर्स आर लिबरेटेड, ओके, इनटू वेयर एवर विद द एयर करंट दे मूव, जहां पे भी ये गिरते हैं, फॉल ऑफ होते हैं, दे जर्मिनेट। When they germinate, they produces again the Markensia like structure which is given in your book. लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपके बुक में दिया हुआ है, जिसके ऊपर एंथ्रीडियम या आर्चिगोनियम डेवलप होता है, ठीक है। तो इनका जो लाइफ है, हाफ ऑफ द लाइफ दे आर स्पेंडिंग इन हैप्लॉइड फेज, हाफ ऑफ द लाइफ दे आर स्पेंडिंग इन डिप्लॉइड फेज। लेट मी टेल यू द बुक नहीं अभी फिलहाल मेरे पास में, पेज नंबर, अदरवाइज आई वुड हैव टोल्ड यू। पेज नंबर 34। पेज नंबर 34, ओके। हाँ, तो आपके स्ट्रक्चर समझ में आया? तो दैट स्ट्रक्चर इज यस हैप्लॉइड, मैम। फाइन। उसके बाद में नीचे आपको इसका दिया हुआ है, फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। फ्यूनेरिया में तीनों स्ट्रक्चर दिखाए गए हैं, दैट इज हेड, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। उसका जो नीचे वाला जो पोर्शन है, जिसे गैमेटोफाइट लिखा हुआ है, दैट इज हैप्लॉइड फेज, और ऊपर जो डेवलप हुआ है, दैट इज द डिप्लॉयड। फाइन, समझ यस में? मैम। इसीलिए इस लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। फाइन, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इन दोनों डिवीजन में होती है। नेक्स्ट, इफ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है, वो होती है एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स में होती है। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम लाइफ दे आर स्पेंडिंग विद द हैप्लॉइड। डिप्लॉइड फेज, मैक्सिमम लाइफ दे आर स्पेंडिंग विद द डिप्लॉइड फेज। अब स्टार्ट कहाँ से होता है, ठीक है? स्टार्ट यहाँ से होता है, जो सीड होती है वो डिप्लॉइड होती है। सीड से एक प्लांट ग्रो होता है, सैपलिंग ग्रो होता है, सैपलिंग से एक प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। ये प्लांट डिप्लॉइड ही है, बट व्हेन इट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द कोन्स, इनसाइड द कोन्स द हैप्लॉइड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड, और if it produces the flowers, so inside the flowers, okay, the haploid gametes are produced. आपको याद होगा लास्ट ईयर आप लोगों ने पढ़ा, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड ओव्यूल के अंदर, ठीक है, एक मदर सेल होती है, सिंगल मदर सेल। हाँ, ठीक है, that undergoes meiosis and that produces the egg cell. एम्ब्रियो सैक प्रोड्यूस करती है, एम्ब्रियो के अंदर एग होता है, ठीक है। सो दीज ऑल स्ट्रक्चर्स दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। एंथर के अंदर पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं, और दीज पोलन्स आर आल्सो हैप्लॉइड पोलन्स। फाइन, सो इनका मैक्सिमम लाइफ जो है, मैक्सिमम लाइफ जो है वो डिप्लॉइड है, ओके। ये हैप्लॉइड कब बनते हैं? व्हेन दे प्रोड्यूसेस द गैमेट्स, एंड गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू अ स्पेशल स्ट्रक्चर called as anther or called as ovule। समझ में आया? ठीक है। सो इनकी लाइफ कैसी हो गई है? डिप्लॉयड, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। फाइन, समझ में आया ये? यस मैम। ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज एक बार पढ़ना है, डाउट्स होंगे तो फिर पूछेंगे। Now we'll move towards the kingdom Plantae. Okay, एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, एम्ब्रियो सैक के अंदर, ठीक है, कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, उनके लेबलिंग कैन बी आस्क्ड, ओके। सो प्लीज पे अटेंशन टुवर्ड्स दैट if you want good marks. Then kingdom Plantae, basic classification of kingdom Plantae. What are the basic classification of kingdom Plantae? How can we classify them? Basic structure कौन कौन से हैं जो सारे एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक एंड
टेलिंग बेसिक, ध्यान से सुनना है, बेसिक स्ट्रक्चर्स. They are multicellular. They are the cells lacking cell wall. They are heterotrophic cells. मैम आप प्लांटे का पूछ रहे हो कि एनिमेलिया का पूछ रहे हो? एनिमेलिया का हमने स्टार्ट कर दिया. एनिमेलिया दे लैक अभी cellular आपने activity. प्लांटे कहा था ना. नहीं, अच्छा प्लांटे कहा था मैंने. ओके चलो, Yes, एनिमेलिया. वी आर मूविंग टुवर्ड्स एनिमल किंगडम. ठीक है. सो बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं? दे आर मल्टीसेल्युलर. They are multicellular, eukaryotic, and they are heterotrophic. ओके. दे लैक सेल वॉल. ये भी एक And they इम्पोर्टेंट. lack cell wall. Yes, Okay. ma'am. Okay, now the structures which are common or which are the basis of classification. What are the basis of classification of kingdom Animalia? Level of organization, Okay. symmetry, What are the different level of organization? organ level of organization, starting से cellular level of organization, organ level of organization, tissue level of organization, organ level of organization, and organ system level of organization. Fine. ठीक है. इस क्लास में मैं और प्रज्ञा ही है क्या सर? जतिन सलोनी, आप बताओ सेकंड क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? जतिन सलोनी, सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद में हम क्या देखते हैं? सिमेट्री. सिमेट्री. वेरी गुड. अच्छा, सिमेट्री कितने टाइप की होती है? मैम बोलो. एसिमेट्री, हेलिकल सिमेट्री, bilateral symmetry. Okay, very good. Can you explain what is radial symmetry, what is bilateral symmetry, and what is asymmetrical? Yes, Saloni. Jatin, आप बोलो. Ma'am, when an object divided into two equal parts. ये क्या हुआ? Ma'am, radical symmetry. Radial symmetry. Okay, but passing through a single plane or yeah any plane, passing through a single plane or any plane. Yes, Jatin Saloni. Passing Ma'am, through a single. हाँ. Ma'am, asymmetry. नहीं बच्चे, आपने अभी क्या कहा? आपने कहा रेडियल सिमेट्री का. आपने एग्जांपल, आपने रेडियल सिमेट्री एक्सप्लेन की थी अभी कि when we divide the organism into or any organism which divide into two equal part, ठीक है, it is the radial symmetry. आपने प्लेन एक्सप्लेन किया था. कोई किसी भी प्लेन से या फिर कोई एक सिंगल प्लेन से डिवाइड करेंगे तो बोलो सलोनी. आपकी आवाज क्लियर नहीं है. बोलो सलोनी. व्हाट डेफिनेशन यू हैव रेड, यू हैव सेड, वही आपको बोलनी है बेटा. सलोनी बोलो.
अनम्यूट करो खुद को और बोलो। And when an organism is divided into two equal parts, radical symmetry. बेटा इसमें कुछ आप मिसिंग कर रहे हो। अच्छा फिर बायलेटरल सिमेट्री क्या होगी? कुछ डिफरेंस है ना बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री में? Bilateral symmetry means when we divide the organism, okay, when with any plane, when we divide the organism and the organism is divided into two equal half, when we divide that organism in any plane, किसी भी तरह से हम उसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे और दो इक्वल पार्ट में वो डेवलप होगा, तो हम उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री. Okay, but when we are talking about bilateral symmetry, it means that we have to divide that organism from the center with a single plane. Like human body को मैंने उस समय एग्जांपल भी आपको दिया था. Human body को अगर हम सेंटर से डिवाइड करते हैं, then only we will get both the half equal, right? अगर हम किसी और प्लेन से उसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो भी हमें दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा वो ऑर्गेनिज्म या फिर ह्यूमन बीइंग डिवाइड नहीं हो पाएंगे. ठीक है, दैट विल बी ओनली द पार्ट, दैट विल नॉट बी द सिमेट्रिकल पार्ट. ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बॉल का एग्जांपल दिया था या किसी सिलेंड्रिकल वेसल का भी अगर आप एग्जांपल लोगे तो उसको अगर आप किसी भी प्लेन से कट करोगे, से फॉर एग्जांपल अगर ये पेन है, इस पेन को अगर आप किसी भी ये ऊपर से, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रॉम अबव, इफ यू आर कटिंग विद एनी प्लेन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, तो यू विल गेट टू इक्वल हाफ, दोनों हाफ जो होंगे वो इक्वल मिलेंगे आपको. या फिर बॉल लाइक स्ट्रक्चर अगर होगा उसमें भी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है. बट लाइक ह्यूमन बीइंग, डॉग, कैट, इनकी जो सिमेट्री होती है दैट इज बायलेटरल सिमेट्री. और जो सिमेट्री नहीं शो करते दे आर एसिमेट्रिकल. फाइन, ओके. सचिन, नेक्स्ट क्राइटेरिया जल्दी बताना है सचिन. सचिन, नेक्स्ट क्राइटेरिया. Sachin, are you there? Sachin. Okay, so next criteria is the presence of Germinal layers. germinal layers. Okay, so how many type of germinal layers are there? Two type of. Name them. Diploblastic and triploblastic. Germinal layer, Pragya, see here. Germinal layer, when we are saying, so there are three germinal layers. Fine. Organisms, they are considered as diploblastic or triploblastic. Why it is so? ये दोनों में difference है. दोनों में difference है. You said we are categorizing them depending upon the presence of germinal layers. ठीक है, तो germinal layers कितनी होती है? 3 होती है. कौन कौन सी होती है? Ectoderm, endoderm and mesoderm. एंड mesoderm. ठीक है, एंडोडर्म, mesoderm, ectoderm, ये 3 लेयर्स हो गई. अब डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं, बताओ आगे. जिनमें ectoderm और endoderm होता है. हाँ, जिनमें mesoderm जो होती है, सेकेंड लेयर जो है, मिडिल लेयर जो है, वो प्रेजेंट नहीं होती. ओके, नाउ कैन यू गिव मी द एग्जांपल्स ऑफ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स? Which Triploblastic. Diploblastic में I guess Ctenophora, और एक और है. Platyhelminthes. नहीं, वो तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. निडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा. ठीक है, Coelenterata and Ctenophora, they show the tissue level of organization which are having the they are diploblastic. Fine. इसके बाद में triploblastic if we say
So 3 different germinal layers are present. Can you give me Yes, the ma'am. example of triploblastic organism? Platyhelminthes, Okay. Annelida. ठीक है, चलो ठीक है. 2 examples you have given me. Now next criteria of classification, it comes as Coelomates. coelomate. What is coelom? मैम दे आर द कैविटीज जो कि मीजोडर्म के साथ ही होती हैं, लाइंड मीजोडर्म के साथ ही होती हैं. मेसोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में जो स्पेस होती है, उस स्पेस को हम बॉडी कैविटी कहते हैं. ये बॉडी कैविटी जो है, दैट बॉडी कैविटी, इफ इट इज प्रेजेंट, वी कॉल देम एज Coelomates. if it is not present, Acoelomates. and if it is present in pouches, Pseudocoelomates. कि कौन है pseudocoelomate? Pseudocoelomates. याद कैसे करना है, देखो प्रज्ञा मैं बताती हूँ. Yes, ma'am. प्लैटीहेल्मिन्थिस, ट्रिप्लोब्लास्टिक हमने कहाँ से स्टार्ट किया? प्लैटीहेल्मिन्थिस से. पूरा एक Yes, सीक्वेंस ma'am. यू हैव टू लर्न. ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थिस से स्टार्ट किया. इससे पहले जो पढ़ा हमने, दे आर डिप्लोब्लास्टिक. दैट मींस वी Yes, हैव ma'am. स्टार्टेड विद द ट्रिप्लोब्लास्टिक. फाइन, ठीक है. तो प्लैटीहेल्मिन्थिस, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. दे आर acoelomate. दे डोंट हैव द बॉडी कैविटी. क्योंकि इनमें सकर्स, हुकर्स, इनके ऑर्गन्स जो होते हैं, ये ऑर्गन्स जो होते हैं प्रिमिटिव टाइप के होते हैं. दे आर नॉट वेल डेवलप्ड. ओके, दे आर मोस्टली पैरासिटिक. फाइन, Yes, ये ma'am. हमें पता है. अब इसके बाद में जो आता है, दैट कम्स, दैट इज द एस्किलहेल्मिन्थिस या फिर निमेटोड्स. एंड Yes, ma'am. निमेटोड्स जो है, दे शो द प्रेजेंस ऑफ pseudocoelomate. They are pseudocoelomate. Their coelom is false coelom, not complete coelom. The coelom is present in the pouches. Yes, Okay? ma'am. So इस तरह से लर्न करना है कि पहले जो हमने देखा स्पॉन्जेस asymmetrical था. इसके बाद में आता है टेनोफोरा एंड सिलेंड्रेटा, विच आर डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक हम स्टार्ट करते हैं प्लैटीहेल्मिन्थिस से, जो acoelomate है. इसके बाद में आता है नेक्स्ट फाइलम, दैट इज द एस्किलहेल्मिन्थिस, या फिर, ठीक है, या फिर उसे हम निमेटोड्स भी कहते हैं. तो दे आर हैविंग द सूडोसीलोम. ठीक है. इसके बाद में जो आता है एनालीडा. अब इसके बाद में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये कंप्लीट दे आर Coelomate. हाँ, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर सीलोमेट. ओके, सो Yes, इस ma'am. तरह से अगर आप लर्न करोगे तो इट विल बी इजी फॉर यू. ओके, नाउ नेक्स्ट इज Segmentation. segmentation. Okay, so how can you write the definition of segmentation? मैम जिसकी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड होती है. Okay, externally and internally divided into many septas, Segments. segments. Okay, so that is called as the segmentation, and that criteria, इस phenomena को क्या कहते हैं? Metamerism. Metamerism. ये लर्न करना है. मेटामेरिज्म. ठीक है, मेटा मीन्स बिगर. ठीक है, एंड Yes. मेरिज्म मीन्स ब्रेकिंग डाउन. ठीक है, तो बिगर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स. ओके, इनके एग्जांपल्स सेगमेंटेशन किसमें होता है? Earthworm. Snails. स्नेल्स में सेगमेंट्स क्लियरली विजिबल नहीं होते, बट देयर शेल कैन बी सीन एज सेगमेंट्स. ठीक है, इसके अलावा इसके अलावा आर्थ्रोपोडा में होता है एब्डोमेन में सेगमेंटेशन. यस मैम. Arthropoda. हाँ. Okay, notochord. Next criteria is the notochord, and what is notochord? Ma'am, they are the rod-like structure present on the dorsal side. Which supports the And- body. Yes, ma'am. During the embryonic development. इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? मतलब ये जो नोटोकॉर्ड स्ट्रक्चर है, ये डेवलप कौन सी एम्ब्रॉयनिक लेयर से हुई है? सो दैट इज मीजोडर्मल. मतलब ये जो नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड किससे बनी हुई है? तो नोटोकॉर्ड जो है मीजोडर्म से बनी है. ठीक है,
एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म जो है ये स्टेम सेल्स हैं, मतलब इन सेल्स से ही पूरे बॉडी का फॉर्मेशन होता है, पूरी बॉडी का, मतलब ऑर्गन्स किस तरह से फॉर्म होने हैं, एवरीथिंग इट इज डन बाय दीज 3 जर्मिनल लेयर्स. फाइन. देन हम क्लासिफाई Animals with notochord are called as chordates. एनिमल्स विद Notochords ओके are called chordates, and Hmm. without notochord they are called non-chordates. नॉन कॉर्डेट्स. ठीक है. सो एक एग्जाम, एक क्वेश्चन आपकी बुक में भी दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक है आपके पास में. Yes, ma'am. ओके, जस्ट ओपन दैट. एक क्वेश्चन है which is very very favorite and can be asked this time also. That is NCERT में भी है. All vertebrates are chordates, But all chordates chordate are not are not vertebrates. vertebrates. Can you explain this? ये explain किया था मैंने एक बार. सोच समझ के याद करके करना है. All vertebrates they are chordates, but all chordates they are not vertebrates. मैम जो वो कार्टिलेजियस वाला कुछ था. See, chordates में कौन कौन से फाइलम्स आते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स आते हैं. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. ओके, मैंने कहा कॉर्डेट्स में हम किसको पढ़ते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स को पढ़ते हैं. Yes, ma'am. Okay. Urochordate and cephalochordates are Cephalochordates. classified into प्रोटोकॉर्डेट्स. फाइन. तो हम कॉर्डेट्स में क्या पढ़ते हैं? प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ते हैं और वर्टिब्रेट्स पढ़ते हैं. मतलब वर्टिब्रेट्स जो है Yes, वो ma'am. पार्ट किसका है? कॉर्डेट का पार्ट है. बट ऑल कॉर्डेट्स Yes, दे आर ma'am. नॉट वर्टिब्रेट्स. ठीक है. हम Hmm. वर्टिब्रेट्स जब इन्हें कहते हैं, इसका मतलब ये है कि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज दे आर हैविंग द नोटोकॉर्ड, बट आफ्टरवर्ड्स दिस नोटोकॉर्ड्स दे डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम. तो जिनमें ये वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप होता है उन्हें हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं. फाइन. जैसे हमने सिफेलोकॉर्डेट्स और यूरोकॉर्डेट्स जो देखा था, ठीक है, इनमें जो Yes, होता ma'am. है, इनमें जो होता है नोटोकॉर्ड जो होता है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन में ही डेवलप होता है. लाइक इन यूरोकॉर्डेट्स ma'am. इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन. Tail. एंड सिफेलोकॉर्डेट्स थ्रू आउट द बॉडी द Bod- नोटोकॉर्ड इज वो प्रेजेंट. notoc is present. हाँ, बट इट इज नॉट डेवलप इनटू वर्टिब्रल कॉलम. समझ में आया? इसीलिए हम Yes, ma'am. सारे वर्टिब्रेट्स को कॉर्डेट्स कहते हैं, बट सारे कॉर्डेट्स को हम वर्टिब्रेट्स नहीं कहते. सो दिस रीजन टू बी स्पेसिफिकली मेंशन. ठीक है. सो आई थिंक आपकी क्लास ओवर हो गई है. 38 हो गए हैं. यू विल नीड अ ब्रेक. ठीक है. Yes, ma'am. ओके. सैटरडे को हमारा फिर से एक क्लास है, तो उस क्लास में सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे. सो ब्रिंग योर डाउट्स सो दैट वी विल क्लियर द डाउट्स. ठीक है. So fine, I will Okay, take leave. All the best for tomorrow's exam. मैम वो किंगडम प्लांटे की आज आप वीडियो डाल दोगे? Kingdom Planting की, हाँ ठीक, आज डाल. Okay, thank you, ma'am. Okay, bye. Take care.